अभय सिंह से फलाने के ऊपर अटैक करने की बजाय भूपेंद्र हुड्डा पे अटैक करते हैं। आज अजय चौटाला जी यहाँ पे आते हैं, वो हमलावर किस पे होते हैं? भूपेंद्र हुड्डा पे होते हैं। अब करण दलाल 30,000 से ज्यादा वोटों से हराया दिखाया जी। उदय भान जो हमारे पीसीसी के प्रेसिडेंट थे, कितने वोटों से हराया दिखाया। और जो अब राहुल जी ने जो ये इनको राहुल जी के खिलाफ राहुल गांधी का लेवल देखना चाहिए। वो लोकसभा के अपोजिशन के लीडर हैं, जिनकी कितनी पुश्तों ने कुर्बानियां की हैं, जिनकी माँ ने कुर्बानी की है, इंदिरा जी ने। मनीष ग्रोवर के खिलाफ हमने तो कभी कोई इल्जाम नहीं लगाया। लगाने वाले कौन थे? डॉक्टर अरविंद शर्मा। भूपेंद्र हुड्डा इस देश के अंदर चौथे ऐसे आदमी हैं जो हाईएस्ट मार्जिन से बने हैं लोकसभा की सीट में। इतने मार्जिन से तो भूपेंद्र हुड्डा भी कभी नहीं बना। नमस्कार, दी हरियाणा टॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राहुल गांधी के वोट चोरी के जो आरोप लगाए हैं भाजपा सरकार पर, हरियाणा में खासकर, कि यहाँ पर 25 लाख वोट चोरी किए गए हैं, जिसकी वजह से भाजपा हरियाणा में सरकार बनाने में कामयाब हुई। तो वोट चोरी के इस मामले को लेकर आज हम बात करेंगे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व गृह मंत्री सुभाष बत्रा जी से। बत्रा जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके स्टूडियो में आने से बहुत ही अच्छा लगा और बड़े बेबाक तरीके से मैं आपको हर सवाल का जवाब दूंगा। धन्यवाद। अच्छा बत्रा जी, ये बताओ, जो राहुल गांधी ने जो अभी एक खुलासा किया है कि हरियाणा में 25 लाख वोट चोरी किए गए हैं, जिसकी वजह से कांग्रेस सरकार बनाने से चूक गई और भाजपा जो है धोखे से सरकार बनाकर ले गई है। देखिए, मैं इस बात से 100% राहुल जी का जो ये बयान आया है, जो राहुल जी ने इसके ऊपर प्रतिक्रिया दी है, मैं सहमत हूँ। मैं ये कहता हूँ कि मेरे टाइम में मैंने 1991 में चुनाव लड़ा था, ओपी भाई, और मैं एमएलए बना था। चौधरी भूपेंद्र सिंह यहाँ से लोकसभा के मेंबर बने थे जी। बैलेट पेपर के ऊपर चुनाव होता था। मैं ये कहता हूँ कि आज पूरे देश की अपोजिशन और सारे लीडर इकट्ठे होके इलेक्शन कमीशन के पास जा रहे हैं, प्रधानमंत्री के पास जा रहे हैं, राष्ट्रपति को ज्ञापन दे रहे हैं। क्या वजह है कि अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर बैलेट पेपर के ऊपर चुनाव होता है, तो आपको क्या तकलीफ है? आप बैलेट पेपर के ऊपर चुनाव क्यों नहीं करवाते? इसी सिर्फ बात के ऊपर मैं चैलेंज करके कहता हूं कि कुछ ना कुछ दाल में काला है। और मैं ये भी ओपी भाई आपको बताना चाहता हूं, जिस वक्त विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, मैं टेलीविजन को टिकटिकी लगाकर देखने लग रहा था, और 10 बजे तक जब बैलेट पेपर के ऊपर गिनती हो रही थी, तो उस वक्त हम 74 के नजदीक थे और बीजेपी 10 और 12 के बीच में थी। 1 घंटे के बाद जब ईवीएम पे शुरू हुआ, ये सारी गिनती शुरू हुई, एकदम 1 घंटे में ही सारा पासा पलट गया। काउंटिंग से पहले नायब सैनी जो मुख्यमंत्री है, उनका एक स्टेटमेंट आई थी कि आप लोग चिंता ना करो, हमने चुनाव जीतने के लिए पूरी व्यवस्थाएं की है। राहुल गांधी ने भी मुख्यमंत्री के इस बयान को कोट किया है, तो आप क्या कहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ओपी भाई, पैटर्न एक होता है। बैलेट पेपर के थ्रू भी वोट देने वाले, उनका भी नजरिया वही होता है कि कौन सी पार्टी अच्छी है, कौन सी पार्टी अच्छी नहीं है। जब बैलेट पेपर के ऊपर हम 74 के आंकड़े को टच कर रहे हैं, पोस्टल बैलेट पे, पोस्टल बैलेट पे, बैलेट पेपर ही हैं वो। जी। और जब हम ईवीएम पे आते हैं, एकदम रिवर्सिस, और हम 74 डाउन होते हैं और बीजेपी अप होती है। एक दूसरा, मैं ये कहता हूँ कि राहुल जी ने ये एक मुख्यमंत्री लेवल का आदमी ये कहे कि सारी व्यवस्था कर ली गई है। कौन सी व्यवस्था कर ली गई है? व्यवस्था सारी सेटिंग हो चुकी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अच्छा, वोट परसेंटेज निकाल के देख लो। अब आप रिसेंटली एक मॉडल ब्राजील की और उसके 20 वोट उसकी फोटो लगा के डलवाए गए हैं, जिनका राहुल जी ने एग्जाम्पल भी दिया है जी। मैं ये कहता हूँ कि बीजेपी तो एक भारतीय जनता पार्टी ये मान चुकी है और ये समझती है कि अगर भी ईवीएम पे वोटिंग ना हुई और बैलेट पेपर पे आ गई तो ये कहीं भी खड़े नज़र नहीं आएंगे। अमेरिका जैसे मुल्क को भी
बैलेट पेपर के ऊपर चुनाव करवाने के लिए मजबूर होना पड़ा। और मैं ये कहता हूँ ये एक बड़ा भारी इस देश के अंदर संवैधानिक खतरा है, एक हर आदमी का मौलिक अधिकार का हनन है। अगर मैं वोट कहीं दे रहा हूँ और जा कहीं रहा है, इससे बड़ा और संवैधानिक खतरा इस देश में हो नहीं सकता। मैं तो ये कहता हूँ, यहाँ तक कहता हूँ कि आज इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन, उनके मेंबर, उनकी कोई सीनियरिटी नहीं देखी जाती, उनके चयन के अंदर कोई पारदर्शिता नहीं देखी जाती। वो तो एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था को इन्होंने कैप्चर कर लिया है जिससे सारे देश के अंदर जब तक ये जिए इनका राज चलता रहे, लेकिन ये होने वाला नहीं है। और ये परमात्मा सब देख रहा है। और जो अब राहुल जी ने जो ये एक बात यंग यूथ को जो आह्वान किया है कि महात्मा गांधी की थ्योरी पे चलते हुए, अहिंसा की राह पर चलते हुए इस देश के अंदर आपको जागरूक होना पड़ेगा। और भाऊ जयप्रकाश नारायण की लाइन पे चलते हुए जो उन्होंने आह्वान किया है, उनको ये चीज़ नज़र आ गई है कि ये सत्ता छोड़ने वाले नहीं हैं, ये सत्ता पे काबज रहना चाहते हैं, ये इस देश के अंदर धर्म और जाति के नाम के ऊपर देश को बांटना चाहते हैं। और भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था अगर पूरे देश के अंदर चरमराई हुई है तो इन्हीं बीजेपी के शासकों की तरफ से चलाई गई है। आप ये देखिए ओपी भाई, आप ये बताइए बत्रा जी, आईजी सुसाइड करता है। नहीं, वो हम बाद में बात करेंगे, पहले हम इसी पे बात करें। जैसे आपने कहा ईवीएम में सेटिंग होती है जिसकी वजह से भाजपा जीत जाते हैं या अपने तरीके से वोट डाइवर्ट कर देते हैं। तो अगर ईवीएम में ऐसा ही कुछ होता, रोहतक की सीट आप कैसे जीत गए? तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने कुछ तो दिखाना था। आपने ओपी भाई क्या सवाल, ऐसा सवाल कर दिया उन्होंने, मतलब कि सारी फिर तो 90 की 90 जीतते। मैं ये नहीं कहता हूँ, सवाल ये है कि जो सीट हमारी जीती गई उसको तो हम कहेंगे कि यहाँ फिर गड़बड़ कहाँ है। और जो सीटें, मेरे कहने का मतलब ये है कि अब करण दलाल 30,000 से ज़्यादा वोटों से हराया दिखाया जी। उदय भान जो हमारे पीसीसी के प्रेसिडेंट थे, कितने वोटों से हराया दिखाया। उन्होंने उन सीटों को आइडेंटिफाई किया। और ये अगर इसकी भी हाईएस्ट लेवल की जांच हो और इलेक्शन कमीशन को परे रख के किसी सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की एक कमेटी का गठन किया जाए और पूरे देश को जिस तरह से इन्होंने चुनाव प्रक्रिया की है अगर उसकी जांच हो तो दूध का दूध, पानी का पानी नजर आ जाएगा। तो हरियाणा कांग्रेस पार्टी ने तो करण सिंह दलाल के नेतृत्व में कमेटी भी बना रखी है, उसकी रिपोर्ट कहाँ है? उसकी रिपोर्ट आएगी, बहुत जल्द आएगी। बिहार का चुनाव का रिजल्ट आने दो, उसके बाद वो रिपोर्ट भी आपके सामने आएगी। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए आप इसकी गहराई में जाओ, इनको तकलीफ क्या है? मेरा तो एक मुद्दा है, इनको क्या तकलीफ है बैलेट पेपर पे चुनाव करवाने में? व्हाट इज द प्रॉब्लम विद देम? क्यों ईवीएम पे ही क्यों चुनाव चाहते हैं ये? मैं आपको बताऊं, ये कमरा है ना जितना आपका जी, ये इतना ही कमरा मेरे को दे दो, आपको मैं टेक्निकल आदमी उस पर बिठा देता हूँ। जो वोट डालने जो बटन दबाएगा ईवीएम का, उसका प्रिंट आउट नीचे आ जाता है जी। उसने वोट किसको दिया, किसको नहीं दिया। आज लोग एक कंट्रोल रूम में बैठ के चांद तक पहुंच रहे हैं। तो ये तो बड़ा आसान है, इसको तो सेट करना, हैक किया जा सकता है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो हैक ना हो। आज लोग 90% ऐसी भी जगह है जहां पर बिजली के बिल भी हैक हो जाते हैं। किसी का 1500 आ रहा है, किसी का 15,000 आ रहा है। हैक ही करना है ना। अगर हम ये शंका जता रहे हैं और सारे देश की अपोजिशन शंका जता रही है तो फिर आपको प्रॉब्लम क्या है? आप करा दीजिए बैलेट पेपर के ऊपर चुनाव। अच्छा ये बताइए, ये तो आपके जैसे आरोप है, आपके भी आरोप है, भाजपा वालों के भी आरोप है, लेकिन आम जनता जो है, हरियाणा की जनता, कांग्रेस के वर्कर, कांग्रेस के नेता ये कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार तो बनी बैठी थी, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा है, इनकी जो हठधर्मिता है, इनकी वजह से ही कांग्रेस पार्टी चुनाव हारी है, क्योंकि टिकटें जो है वो सही लोगों को नहीं दी। ओपी भाई, मैं सिर्फ चंद लफ्ज़ों में आपको ये बयान करता हूँ। राहुल जी ने ये कहा है कि 25 लाख वोटों की कम से कम चोरी हुई है हरियाणा के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि जो देश की लोकसभा का जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है, जिसका लेवल प्रधानमंत्री के लेवल के बराबर होता है, अगर उसने ये कहा है तो इसका मतलब ये है कि हम तो 70 पार सीटें ले गए थे
अगर 25 लाख वोटों का हर 8वां वोट अगर आप उसको हटा दीजिए तो वो यार हम 70 सीटें पार कर गए थे। फिर भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र कहाँ से आए? एक बात। नंबर 2, चौधरी अभय सिंह जी रोहतक रैली करते हैं, बीजेपी पे हमलावर कम होते हैं, भूपेंद्र और दीपेंद्र पे ज़्यादा होते हैं। मैं कोई इन पे कमेंट्स नहीं करना चाहता। आज नैब सैनी जी यहाँ आते हैं, वो किसी पे अभय सिंह से फलाने के ऊपर अटैक करने की बजाय भूपेंद्र हुड्डा पे अटैक करते हैं। आज अजय चौटाला जी यहाँ पे आते हैं, वो हमलावर किस पे होते हैं? भूपेंद्र हुड्डा पे होते हैं, दीपेंद्र हुड्डा पे होते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, एक सिंपल सा फार्मूला है, जो ज़्यादा ताकतवर होता है युद्ध उसी के खिलाफ होता है। वो समझते हैं कि यही एक पावरफुल लीडर है, यही प्रदेश के अंदर जिसकी हर कॉन्स्टिट्यूंसी में पैठ है, इसलिए इसके ऊपर हमलावर होते हैं। ये अंदर की उनकी जो इंटरनल जो कम्प्लेक्स है, इन्फिनिटी कम्प्लेक्स है, वो बोलता है और कुछ भी नहीं है। तो आप तो बहुत सीनियर मोस्ट नेता भी हैं, कांग्रेस को काफ़ी अच्छे से समझते हैं, कांग्रेस के आप जिला के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। चुनाव से ठीक पहले जब बिल्कुल पीक पे चुनाव प्रचार था तो कुमारी शैलजा जो हैं वो क्यों शांत होकर बैठ की, क्यों नहीं प्रचार में गई? देखो ओपी भाई, शैलजा के पिताजी चौधरी दलबीर सिंह पेट्रोलियम मिनिस्टर रहे इस देश के। उनके चाचा चौधरी नेकी राम जी कितने सालों तक राज्यसभा के मेंबर रहे। शैलजा आज वर्किंग कमेटी की मेंबर है, कई स्टेटों की प्रभारी रही है और सबसे यंगेस्ट मेंबर पार्लियामेंट चुन के आई थी। उसकी डीएनए में ही कांग्रेस है। तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए इतना ही कहना चाहता हूँ कि रोज़ाना कभी कोई लीडर बयान देगा, आज कांग्रेस में इन फाइटिंग है, आज शैलजा अलग चल रही है, भूपेंद्र हुड्डा अलग चल रहे हैं, आज फलाने अलग चल रहे हैं, ये अलग चल रहे हैं। बहुत जल्द ये सारे एक मंच पे नज़र आएंगे और कांग्रेस एकजुट होकर नज़र आएगी। इस भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी, भ्रष्टाचार में लिप्त, जात पात में लिप्त, भाईचारे को खत्म करने वाली, धर्म के नाम के ऊपर वोट लेने वाली, इसको जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, ये आपको मैं अश्योर करता हूँ जी। भाजपा के नेता, चाहे उनमें श्रुति चौधरी हो, चाहे शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा हो, या रोहतक के पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर हो, या भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली हो, सभी जो है राहुल गांधी के बारे में ऐसे टिक्का टिप्पणी कर रहे हैं जो कि एक कितने बड़े नेता पर क्या टिक्का टिप्पणी करना सही है? आप क्या मानते हैं? अब मैं 2 मिनट दे दो, इन सब का मैं खुलासा कर देता हूँ। मनीष ग्रोवर के खिलाफ हमने तो कभी कोई इल्जाम नहीं लगाया। लगाने वाले कौन थे? डॉक्टर अरविंद शर्मा, विधानसभा के अंदर, रोहतक ग्रीवेंस कमेटी के अंदर। हमने तो कभी कुछ नहीं कहा, इन्होंने ही लगाए ना एक दूसरे के खिलाफ जी। एक। नंबर 2, ये आप किसका और नाम ले रहे थे? मोहनलाल बडोली प्रदेश अध्यक्ष। मोहनलाल बडोली के खिलाफ, जो इनके प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनके खिलाफ कितना सीरियस आरोप लगा जिसका मैं जिक्र भी नहीं करना चाहता। हमने तो नहीं लगाया, इन्हीं की पार्टी के सीनियर मोस्ट लीडरों ने लगाए। और किस तरह से लगाए मैं उसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता। जहां तक रहा श्रुति चौधरी का सवाल, वो तो मेरी बेटी है, वो तो हमारी कांग्रेस में थी और बीजेपी में गई है, किस हालात में गई है मैं उनके ऊपर भी चर्चा नहीं करना चाहता। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये कुछ मंत्री ऐसे हैं जो अनपढ़ और ये मैं किसी अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहता। इनको राहुल जी के खिलाफ, राहुल गांधी का लेवल देखना चाहिए। वो लोकसभा के अपोजिशन के लीडर हैं, जिनकी कितनी पुश्तों ने कुर्बानियां की हैं, जिनकी माँ ने कुर्बानी की है, इंदिरा जी ने, राजीव गांधी ने कुर्बानी दी है। इस देश को आज़ाद करवाने में अगर कोई अहम भूमिका किसी परिवार की रही है तो गांधी परिवार की रही है। इनको शर्म आनी चाहिए, ऐसी अनर्गल भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैं यही सिर्फ कहना चाहता हूँ और कुछ नहीं कहना चाहता। वो बहुत बड़े लीडर हैं। भाजपा ये कहती है कि राहुल गांधी जो है सत्ता के लालच में, सत्ता पाने के लालच में इस तरीके के आरोप लगाते हैं, कभी वोट चोरी के आरोप लगाते हैं, कभी सद्भाव यात्रा निकालते हैं, जबकि पूरा देश तो वैसे ही सद्भाव है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ओपी भाई, अगर इनको सत्ता का लोभ होता तो मनमोहन सिंह कभी प्रधानमंत्री ना होते। सोनिया जी उस वक्त प्रधानमंत्री बन सकती थी, हमारी पूरी मेजॉरिटी थी। उन्होंने कहा कि नहीं, सरदार मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनेंगे। उन्होंने कभी भी सत्ता का लालच नहीं किया। राहुल गांधी भी बन सकते थे और मैं तो राहुल गांधी की इस देश के अंदर एक उन क्रांतिकारी नेताओं में उनकी तुलना करता हूं
आप देखना, वक्त आएगा, समय आएगा, ये राहुल गांधी देश का प्रधानमंत्री होगा। ये एक क्रांतिकारी लीडर है, डायनेमिक लीडर है। नेल्सन मंडेला, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, उनकी राह पे चलने वाला ये पहला वाहिद लीडर होगा जो इस देश के अंदर ये जो इन्होंने संविधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल संस्थाओं को जो इन्होंने कब्जा किया है, इन्होंने जुडिशरी पे कब्जा कर लिया, इन्होंने सीबीआई पे कब्जा कर लिया, इन्होंने ईडी को कब्जा कर लिया, इन्होंने इलेक्शन कमीशन को कब्जा कर लिया, हर कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन को इन्होंने कैप्चर कर रखा है। ये चलने वाला नहीं है। इसको अगर कोई सही दिशा में क्रांति की तरफ लेके जाएगा तो उसका नाम राहुल गांधी है। मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहना चाहता, इतना ही कहना चाहता हूँ, जो वोट चोर गद्दी छोड़, ये इनका नारा इस देश के अंदर एक सत्ता का परिवर्तन करेगा। और आप देखना इस देश के अंदर वो लो पैदा होगी कि इनके सारे मंसूबे धरे रह जाएंगे। यही कहना चाहता हूँ। विपक्ष ये कहता है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो अपने पिताजी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दम पे राजनीति करते हैं, तो क्या वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दम पे राजनीति करते हैं, क्या उनका अपना वजूद है? आप मुझे एक बात बताइए ओपी भाई, मैं इसमें भी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, दीपेंद्र हुड्डा इस देश के अंदर चौथे ऐसे आदमी हैं जो हाईएस्ट मार्जिन से बने हैं लोकसभा की सीट में। इतने मार्जिन से तो भूपेंद्र हुड्डा भी कभी नहीं बना। फिर कंपैरिजन कैसे करते हैं, कैसे कि ये भूपेंद्र की वजह से है? बिल्कुल नहीं। वो 24 घंटे में 4 घंटे सोता होगा और बाकी 20 घंटे लोगों के अंदर रहता है। वो उसने घर बार छोड़ रखा है, उसने चैन अमन सब छोड़ रखा है, इसी काम के ऊपर लगा हुआ है। इसलिए मेरा तो बेटा है, मैं कुछ नहीं कहना चाहता, इतना ही कहना चाहता हूँ, वो अपने आप में ही एक लीडर है। अच्छा, हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है या मनोहर लाल जी है? मैं मनोहर लाल जी मेरे पास आते थे और मेरे अच्छे संबंध हैं, और मैं तो हमेशा पंजाबियों की आवाज़ भी बुलंद करता रहा हूँ। और मैंने ये एक स्वप्न लिया था कि कभी पंजाबी भी हमारा को मुख्यमंत्री बनेगा, तो मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री बन गए। सबसे ज़्यादा खुशी मेरे को हुई थी। लेकिन आज मैं मनोहर लाल जी से एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ, कभी मिल गए तब भी कहूँगा और एक पत्र भी लिखूंगा कि अगर आप सही मायने में नायब सैनी जी के शुभचिंतक हो तो 6 महीने के लिए कृपा करके आप अज्ञातवास में चले जाओ, आप हरियाणा छोड़ दो और पूरा देश, आपके पास तो इतना बड़ा महकमा है, आप पूरे देश में घूमो, महाराष्ट्र जाओ, आंध्रा जाओ, कर्नाटका जाओ, कहीं जाओ, लेकिन आप 30 में से 25 दिन हरियाणा में लगाते हो, आप चंडीगढ़ आते हो, हर ट्रांसफर आपकी मर्जी से होता है। एक इम्प्रेशन है, एक परसेप्शन है लोगों में कि राज आप चला रहे हो। कैसे नायब सैनी चलेगा? आप कृपा करके अगर आप नायब सैनी जी के वेल विशर हो तो आप 6 महीने के लिए इनको खुला हाथ दो। आज ऐसी नौबत क्यों आन पड़ी कि नायब सैनी जी को ये कहना पड़ा मैं तो एक चपरासी का भी ट्रांसफर नहीं कर सकता? इसका मतलब कि आप नायब सैनी के शुभचिंतक नहीं हो। आप चलने दो उसको, बेचारा शरीफ आदमी है, हंसता रहता है। हम भी चाहते हैं कि एक उनको अपना स्टेट के अंदर कुछ काम करने का इंडिपेंडेंटली मौका मिले। तो इसलिए मैं मनोहर लाल खट्टर जी से ये अपील करूंगा कि आप 6 महीने के लिए अज्ञातवास में चले जाइए। तो आखिरी सवाल अपना कि हरियाणा में कानून व्यवस्था के बारे में क्या कहना चाहिए? कानून व्यवस्था का तो आपने देख ही लिया, आप कितने सीनियर आदमी हैं। एक आईजी रैंक का अधिकारी सुसाइड करता है और 8 दिन तक उसका पोस्टमार्टम नहीं होता। और दूसरी तरफ रोहतक के अंदर एक संदीप लाठर एएसआई, वो सुसाइड करता है। सीबीआई इंक्वायरी चल रही है। इसके पीछे क्या कारण है, क्या वजूहात है? आज तक भाई पूरन सिंह की वाइफ तो आज भी कह रही है मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा। अभी सीबीआई को जांच नहीं दी है बत्रा जी इसके बाद? सीबीआई को अगर जांच नहीं दी है तो जांच इसकी सिटिंग जज को या सीबीआई को दे देनी चाहिए। कानून व्यवस्था, एक आईजी रैंक का अधिकारी सुसाइड करे और एक एएसआई उसके एवज में वो भी सुसाइड करे, कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दोनों की आवे, सच्चाई सामने ना आए, तो मैं समझता हूँ इससे ज्यादा कानून व्यवस्था का जनाजा क्या निकलेगा। एक डीजीपी रैंक के अधिकारी को आप लंबी छुट्टी पे भेजो, उनकी डिमांड एक भी पूरी ना हो, ना इधर से ना उधर से, तो मैं समझता हूँ ये सरकार का कानून व्यवस्था के प्रति एक उदासीनता है।
और सरकार की मंशा जो है वो क्या है, ये समझ से परे की बात है। ये तो जांच का विषय है और कानून व्यवस्था इस प्रदेश के अंदर पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। तो दोस्तों, आज हमारे साथ पॉडकास्ट स्टूडियो में पूर्व के मंत्री सुभाष बत्रा जी हैं और उन्होंने वोट चोरी और हरियाणा की राजनीति को लेके बेबाकी से अपनी बातें रखी, हर सवाल का जवाब दिया। बत्रा जी, आपने हमारे स्टूडियो में आके टाइम दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।